दिल्ली का एक आम इलाका, लेकिन एक अजीब रिवाज। कहानी शुरू होती है दक्षिणपुरी एक्सटेंशन के एक पुराने मोहल्ले से। वहां हर साल एक रात होती है जब सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, घर, गलियां, खिड़कियां, सब। उस रात न कोई चाय की दुकान खुलती है, न ऑटो चलता है, न बच्चे खेलते हैं, और न ही कोई आवाज आती है। वो रात होती है पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में पूरा चमकता है। लोग कहते हैं उस रात जो बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। अब कहानी में आता है वीर। वीर 22 साल का एक जोमैटो डिलीवरी बॉय है। नया नया आया है दिल्ली, बरेली से। बड़ा ही फुर्तीला, खुश मिजाज लड़का। उसे ये मौन रात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी ड्यूटी ज्यादातर रात की होती थी, क्योंकि रात में डिलीवरी के अच्छे पैसे मिलते हैं। 10 मई की रात, पूर्णिमा थी। रात के 10:45 पर उसे एक ऑर्डर मिला। B63, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन। वीर ने मोबाइल देखा, बस ये आखिरी ऑर्डर, फिर सीधा घर सोचकर निकल पड़ा। जैसे ही वो गली में घुसा, सबसे पहली चीज जो उसने नोटिस की, एकदम सन्नाटा। ना कोई कुत्ते भौंक रहे थे, ना ही कोई बाइक की आवाज, ना घरों से टीवी की हल्की सी आवाज, कुछ भी नहीं। वीर ने हेलमेट उतारा। क्या साला नेटवर्क चला गया क्या? फोन देखा, नो नेटवर्क। उसने सोचा शायद लोकेशन गलत है, लेकिन जीपीएस अब भी B63 दिखा रहा था, और वो उसके ठीक सामने था। B63 का दरवाजा खुला पड़ा था, पर कोई आवाज नहीं। वीर ने दरवाजे के बाहर आवाज दी, हेलो, जोमैटो से आया हूं, आपका ऑर्डर। कोई जवाब नहीं। थोड़ा डरते हुए उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। भीतर पूरा अंधेरा, जैसे बिजली ही न हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर झांका। रसोई के पास कुछ गिरा हुआ दिखा, खून। वीर का दिल धड़कने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। वीर ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा अब बंद था। उसने झट से हैंडल पकड़ा और खोलने की कोशिश की। दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है? प्लीज खोलो, कोई मजाक मत करो। फिर उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी, भाग जा, भाग जा, जो बच सकता है भाग जा। लेकिन आवाज जैसी आई थी वैसे ही गायब हो गई। गली में वापसी, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। किसी तरह वीर खिड़की से कूदकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो वापस गली में आया, वो गली अब वैसी नहीं थी। सभी घरों की खिड़कियां काली हो चुकी थी। सड़क पर एक भी इंसान नहीं। एक पुराना झूला हवा में हिल रहा था, बिना हवा के। वीर अब समझ चुका था, मैं कहीं फंस चुका हूं। ये कोई आम गली नहीं रही अब। वीर जैसे ही अपनी बाइक तक पहुंचा, उसने देखा उसकी बाइक का टायर पंक्चर नहीं, गायब था। और फिर उसके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ खुद ब खुद लिखा गया, अब तू भी मौन रात का हिस्सा है। वीर कांप उठा। वीर का गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे, पसीना पूरे शरीर से बह रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर जो लिखा था, अब तू भी मौन रात का हिस्सा है, उसे बार बार पढ़कर भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। उसने मोबाइल को बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन बंद ही नहीं हो रही थी, जैसे मोबाइल अब उसके काबू में ही नहीं रहा। वीर ने बाइक की ओर देखा। टायर तो जैसे घुल गया हो, बस रिम बची थी। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो झट से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर के मारे कुछ कदम पीछे हटा और एकदम ठोकर खाकर गिर पड़ा।
जैसे ही जमीन पर गिरा, उसे अपने हाथ के नीचे कुछ महसूस हुआ। एक पुराना फटा फूटा बिल्ला, जैसे किसी चौकीदार की जेब से गिरा हो। उस पर फेडेड लाल अक्षरों में लिखा था, शेखर चौधरी, रात्रि प्रहरी, 2016 इंच। वीर की सांसें तेज हो गई। 2016? ये तो 7 साल पहले की बात है। उस मोहल्ले में अब कोई चौकीदार नहीं दिखता। फिर ये बिल्ला यहां कैसे आया? वो उठकर भागने लगा। गली अब और अजीब लगने लगी थी। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। वो जितना आगे बढ़ता, उतना ही उलझता चला जाता। उसे यकीन हो गया कि वो किसी चक्रीय गली में फंस चुका है, जहां बार बार घूमकर वही जगह सामने आ जाती है। एक मोड़ पर उसे एक हल्की सी नीली रोशनी दिखी। उसकी उम्मीद जगी। वो दौड़ता हुआ उस ओर गया तो देखा कि एक घर की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही है। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। वीर ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मोमबत्ती के उजाले में कुछ लिख रहा था। कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र थे, कुछ चांद के, कुछ अधजले लोगों के, और एक पेड़ जिसके नीचे कई परछाइयां खड़ी थी। वीर ने धीरे से खिड़की पर खटखटाया। बूढ़े ने सर उठाया और वीर की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे कोई देख ही नहीं सकता। फिर भी वो वीर की तरफ देखकर बोला, तू तो नया है, तुझे किसने भेजा? वीर कांपते हुए बोला, मैं डिलीवरी बॉय हूं। गलती से यहां फंस गया हूं। मुझे बाहर जाना है अंकल, प्लीज। बूढ़ा धीमे से हंसा। यहां कोई गलती से नहीं आता बेटे। हर साल मौन रात किसी को बुलाती है। इस बार तू आया है। वीर घबरा गया। ये क्या बकवास है? क्या मतलब है आपका? बूढ़ा उठा और अपनी छड़ी उठाकर चलने लगा। उसने दरवाजा खोला और वीर को अंदर बुलाया। वीर डरते हुए अंदर गया। तेरा नाम क्या है? बूढ़े ने पूछा। वीर। बूढ़ा उसकी तरफ आया और धीरे से बोला, सुन वीर, मैं शेखर चौधरी हूं। पहले इस मोहल्ले का रात्रि प्रहरी था। 2016 में इसी मौन रात के दिन मैं गायब हो गया था। लोगों ने समझा मैं मर गया, लेकिन मैं यही हूं, इस गली में फंसा हुआ। 7 साल से। वीर की आंखें फैल गई। पर आप जिंदा हैं? शेखर ने सिर हिलाया। शरीर जिंदा है, पर आत्मा? वो हर साल इस चांदनी में बंधती जाती है। हर साल कोई नया आता है और एक पुराना बंदा छूटता है या मरता है। ये नियम है इस मौन रात का। वीर अब कांप रहा था। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बाहर निकलना है। शेखर बोला, सिर्फ एक रास्ता है। वीर की उम्मीद जगी। क्या? शेखर ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा सा चित्र बना था, एक पुराने बरगद के पेड़ का, जिसके नीचे एक पत्थर रखा था। उस पत्थर पर लिखा था, सत्य बोलेगा, मौन टूटेगा। इस गली का रहस्य वही दफन है। वो पेड़ असली है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वीर ने पूछा, कहाँ है ये पेड़? शेखर ने खिड़की से बाहर इशारा किया। गली के आखिरी मोड़ पर। लेकिन हर साल कोई वहां पहुंच नहीं पाया। सब रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। वीर ने सोचा, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। या तो इसी मौन रात में सड़ता रहूं, या वो पेड़ ढूंढकर सच का सामना करूं। शेखर ने उसे एक लाल धागा दिया। इसे बांध ले, इससे तुझे कुछ पल की रक्षा मिलेगी, लेकिन सिर्फ तभी जब तेरा इरादा सच्चा होगा। वीर ने धागा बांधा और बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की दुनिया फिर बदल चुकी थी। अब वहां नीली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक गाढ़ा धुआं था,
जो जमीन से ऊपर उठ रहा था, और धुएं के बीच एक परछाई खड़ी थी। उसने देखा, वो परछाई इंसान की थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। और फिर उस परछाई ने वीर के नाम से उसे पुकारा। वीर। वीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वीर खड़ा था उस दरवाजे पर, सामने घना धुना और उसके बीच एक परछाई। जैसे ही वो परछाई उसकी तरफ बढ़ी, वीर की सांसें तेज हो गई। धड़कनें इतनी जोर से धड़क रही थी कि लगता था जैसे पूरी गली में उसकी आवाज गूंज रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन शेखर चौधरी कहीं नहीं था। वो बूढ़ा आदमी जैसे गायब हो गया था। अभी एक पल पहले यही था, और अब जैसे कभी था ही नहीं। वीर ने घबराकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, ये सपना है, ये सपना है। पर जब उसने आंखें खोली तो परछाई और करीब आ गई थी। अब उसकी शक्ल थोड़ी साफ दिखने लगी थी। एक लड़की जिसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे उनमें कोई भाव ही नहीं था। उसका चेहरा वीर ने कहीं देखा था। ध्यान लगाने पर याद आया, वो उसी सोसाइटी की एक लड़की थी जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लोग कह रहे थे कि वो अचानक लापता हो गई थी। वीर पीछे हटने लगा, पर लड़की ने धीरे से कहा, तू बाहर नहीं जा पाएगा। कोई नहीं जाता। वीर कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं भी तेरी तरह आई थी, गलती से, पर अब मैं यही हूं। मौन रात की परछाई बन गई हूं। वीर ने पीछे हटते हुए बोला, मुझे उस पेड़ तक पहुंचना है। वही रास्ता है इस गली से निकलने का। लड़की ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। सब यही कहते हैं, पर कोई नहीं पहुंचता। फिर अचानक लड़की का चेहरा बदल गया। वो चिल्लाने लगी। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और पूरा माहौल डरावना हो गया। वीर भागा। वो सीधे उस ओर भागा जहां शेखर ने बताया था, गली का आखिरी मोड़। पर हर गली अब अजीब लग रही थी। हर मोड़ एक जैसा, हर घर एक जैसे बंद, और हर रास्ता जैसे गोल गोल घूमता हो। उसे लगने लगा कि वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। उसने खुद को रोककर शांत करने की कोशिश की। शेखर की बात याद आई, तू अगर सच्चा है तो रास्ता खुद दिखेगा। वीर ने गहरी सांस ली और एक बार फिर से ध्यान से देखा। दूर एक पेड़ की झलक दिखी, वही बरगद जैसा जो उस चित्र में था, पर रास्ता सीधा नहीं था। बीच में धुएं से भरे 3 गलियारे थे, और उनमें से हर गलियारे से कोई ना कोई आवाज आ रही थी। पहले गलियारे से आवाज आई, वीर, घर चल, मां इंतजार कर रही है। वीर रुक गया। आवाज मां जैसी थी, वही नरमी, वही स्नेह। लेकिन उसे याद आया, मां ने तो उसे फोन करके कहा था कि वो देर से आएगा तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगी। फिर ये आवाज, दूसरे गलियारे से आवाज आई, तू अगर पेड़ तक गया तो मर जाएगा। और तीसरे से एकदम शांत झलक, पर वहां जमीन पर कुछ खून के निशान थे, जैसे कोई घसीट कर ले जाया गया हो। वीर ने सोचा, पहले 2 रास्ते उसे बहकाने की कोशिश कर रहे थे, तीसरे में डर था, लेकिन शायद वही सच्चा रास्ता था। उसने लाल धागे को कसकर पकड़ा और तीसरे गलियारे में कदम रख दिया। जैसे ही वो भीतर गया, हवा बदल गई। एक ठंडक उसके शरीर में उतर गई। गलियारे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, हर एक में किसी ना किसी की गुमशुदगी की खबर। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पति, सब उस मौन रात में लापता हुए थे। और उनमें से एक खबर पर वीर की नजर अटक गई।
उसमें शेखर चौधरी की फोटो थी, लेकिन नीचे एक और नाम था, अनुपमा चौधरी। पत्नी की भी उसी रात संदिग्ध हालात में मौत। शरीर आज तक नहीं मिला। वीर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। शेखर ने ये बात नहीं बताई थी। उसने तो कहा था कि वो अकेला फंसा है। फिर उसकी पत्नी। तभी आगे से एक धीमी सी रोशनी दिखी। अब वो पेड़ सामने था, एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर जैसे किसी की लाश को पकड़ रही हों। पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर था, जैसा चित्र में था। पत्थर पर लिखा था, सत्य बोलेगा, मौन टूटेगा। वीर उसके पास गया और हाथ रखा उस पत्थर पर। अचानक चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। वीर की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखाई देने लगी पुरानी परछाइयां, शेखर और उसकी पत्नी अनुपमा की। अनुपमा रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दे शेखर, ये सब मत कर। शेखर बोला, तूने सबको बता दिया था, अब तुझे मरना होगा। फिर वीर ने देखा, शेखर ने अपनी पत्नी को उसी पेड़ के नीचे मार दिया था और उसके शरीर को पेड़ की जड़ों में छुपा दिया। वीर हक्का बक्का रह गया। शेखर ने झूठ बोला था। वो किसी हादसे का शिकार नहीं था, वो ही कातिल था। और शायद इस मौन रात की शुरुआत उसी पाप से हुई थी। तभी वीर के कानों में एक तेज आवाज गूंजी, अब तू बहुत जान गया है, अब तू नहीं जा पाएगा। पीछे मुड़कर देखा, शेखर वही खड़ा था, पर अब उसकी आंखें लाल थी, चेहरा गुस्से से भरा। तू भी अब यही रहेगा, सच्चाई जानने की सजा मिलेगी तुझे। वीर ने तेजी से पत्थर पर हाथ मारा और चिल्लाया, सत्य। शेखर ने अपनी पत्नी को मारा। मौन रात उसी की वजह से शुरू हुई। जैसे ही उसने ये बोला, पूरा इलाका कांप गया। पेड़ की जड़ें हिलने लगी। शेखर चीखने लगा, नहीं, नहीं। वीर की आंखों के सामने अचानक तेज रोशनी चमकी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी अजनबी जगह पर था, पर अब वहां मौन नहीं था। वीर की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर भारी था और शरीर में अजीब सी थकान। चारों तरफ धुंध थी, पर अब अंधेरा नहीं था। किसी खेत जैसा इलाका लग रहा था, पर वो जानता था कि अभी तक वो उस मोहल्ले से पूरी तरह बाहर नहीं आया है, क्योंकि चारों तरफ फिर भी वो ही सन्नाटा था, वो ही गहराई जो किसी डर से भरी हो। उसने खुद को संभाला और इधर उधर देखा। पेड़ अब कहीं नहीं था, ना ही शेखर, पर जमीन पर उस पत्थर का टूटा टुकड़ा पड़ा था, जिस पर सत्य बोलेगा, मौन टूटेगा लिखा था। अब उस पर कुछ नया उभरा था, पर सत्य पूरा नहीं था। वीर का मन कांप गया। क्या वो अब भी फंसा हुआ है, या फिर ये कुछ और है? तभी पीछे से किसी के पांव की आहट हुई। उसने पलटकर देखा, एक लड़की खड़ी थी, वही अनुपमा जिसकी आत्मा उसने देखा था। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कोई पीड़ा थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अनुपमा ने धीमे से कहा, तू सच के पास गया, लेकिन पूरा सच अब भी छिपा है। शेखर ने मुझे मारा, पर मैं ही वजह नहीं थी। वीर बोला, तो फिर असली वजह क्या थी? क्यों हर साल ये मोहल्ला चुप हो जाता है? क्यों मौन रात आती है? अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात सिर्फ मैं नहीं मारी गई थी, और भी थे, बच्चे, औरतें, एक पूरी फैमिली। और ये सब अकेले शेखर ने नहीं किया। वीर सन्न रह गया। फिर किसने किया? अनुपमा ने धीरे से अपनी उंगली एक दिशा की ओर उठाई, उस तरफ
एक पुराना बोरवेल है। वहां दफन है पूरा सच। वहां वो दफन है जो कभी वापस नहीं लौटे। वीर ने बिना कुछ कहे उस दिशा में चलना शुरू किया। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अब फिर से वो नीली सी रोशनी फैलने लगी थी जो पहले उसने पेड़ के पास महसूस की थी। कई मिनट तक चलने के बाद वीर को एक पुराना लोहे से ढका हुआ कुआं दिखा। ऊपर काई जमी थी और आसपास कटी हुई झाड़ियों से घिरी हुई जमीन थी। जगह देखकर ही अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वीर ने लोहे का ढक्कन हटाया। अंदर झांक कर देखा तो अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। और फिर एक साथ कई बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। बचाओ, हमें क्यों मारा, हमने क्या किया था। वीर एक झटके से पीछे हट गया। उसका सिर घूमने लगा। फिर आवाज आई, नीचे उतर या फिर तू भी यही रहेगा। अब उसे समझ में आ गया था। उसे खुद उतरकर देखना होगा कि असली सच्चाई क्या है। वीर ने कुएं के किनारे पर लगी पुरानी सीढ़ियों से उतरना शुरू किया। सीढ़ियां गीली थीं और फिसलन थी, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। नीचे उतरते ही वो एक पतली सुरंग में आ गया। वहां दीवारों पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था। झूठ बोला गया, बलि दी गई, मौन रात हमारे खून से लिखी गई। वीर अब कांपने लगा था, पर उसने चलना बंद नहीं किया। कुछ ही देर बाद उसे एक खुला कमरा मिला जिसमें कई पुराने कंकाल पड़े थे और दीवार पर एक बड़ा सा नाम लिखा था, शांति कुंज सोसाइटी वेलफेयर ट्रस्ट, स्थापना वर्ष 1997। वीर को समझ में आ गया, ये वही मोहल्ला था जहां मौन रात आती थी। पर यह ट्रस्ट, उसने ध्यान से देखा। वहां एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर कुछ फाइलें थी, मिट्टी में सड़ी हुई। एक कागज उठाया, उसमें लिखा था, नया प्रोजेक्ट स्लम क्लियरेंस प्लान, झुग्गी हटाओ, सोसाइटी बनाओ। रेजिडेंट्स की जानकारी में नहीं आना चाहिए। रात के अंधेरे में काम करना है। वीर को काटो तो खून नहीं। ये कोई आत्मा की कहानी नहीं थी, ये इंसानों की बर्बरता की कहानी थी। कुछ लालची बिल्डरों और ट्रस्ट वालों ने गरीब लोगों की झुग्गियों को रातों रात साफ करने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया, कुएं में फेंक दिया और फिर वहां सोसाइटी बना दी। मौन रात हर साल इसलिए आती थी क्योंकि वो लोग जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई अब मौन बनकर लौटते थे। शेखर, वो सिर्फ मोहरा था। असली राक्षस वो थे जो इन सब के पीछे थे। वो ट्रस्ट, वो लोग जो अब भी शायद जिंदा थे। वीर को अब समझ में आ गया था, अगर उसे खुद को बचाना है और उन आत्माओं को मुक्ति दिलानी है तो उसे इन गुनहगारों का पर्दाफाश करना होगा। पर कैसे? जैसे ही उसने कुएं से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसे लगा किसी ने उसका पैर पकड़ा। नीचे झांक कर देखा, एक आदमी का चेहरा था और वो कुछ बोल रहा था, तू अगर ऊपर गया तो वो तुझे भी मिटा देंगे, आवाज को दबा देंगे। वीर बोला, नहीं, अब मौन नहीं रहेगा, अब कोई चुप नहीं रहेगा। उसने जैसे ही ऊपर पहुंचकर बाहर कदम रखा, वो फिर से उसी गली में आ गया, लेकिन इस बार सब कुछ रोशन था। घरों में लाइट थी, लोग बाहर थे। उसने अपना मोबाइल निकाला, नेटवर्क वापस आ गया था। पर तभी उसे एक मैसेज आया, वीर, तू बहुत जान गया है, अब तुझे भी मौन होना पड़ेगा। फोन गिर गया उसके हाथ से। किसी ने पीछे से धीरे से कहा, अब तुझे फैसला लेना है, भाग या सच को सामने ला। वीर की सांसें तेज चल रही थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने नीचे गिरा मोबाइल उठाया और चारों ओर देखा। चारों तरफ वही सोसाइटी थी,
वही घर, वही लोग। लेकिन अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बालकनी में खड़ी थी। कहीं से टीवी का शोर आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वीर जानता था, ये सिर्फ दिखावा है। उस पर निगाह रखी जा रही है। कोई चाहता है कि वो चुप रहे। उसी ने वो मैसेज भेजा था, अब तुझे भी मौन होना पड़ेगा। वीर एकदम बिना रुके घर की ओर भागा। वो अब देर नहीं करना चाहता था। उसे सच को सामने लाना था। लेकिन उसके अंदर डर भी था। अगर वो बाहर किसी को बताएगा, क्या कोई मानेगा? क्या लोग उसे पागल समझेंगे? रास्ते भर वो सोचता रहा, क्या पुलिस को बताए या मीडिया को? फिर उसे याद आया कि उसके पास सुरंग की फोटो नहीं है, सबूत नहीं है। उसका कैमरा उस कुएं के पास गिर गया था, और अगर वो अब वहां लौटेगा तो शायद वापस नहीं आएगा। रात हो रही थी। वीर ने खुद को एक कमरे में बंद किया और पुराने न्यूज आर्टिकल्स ढूंढने लगा, गूगल पर, अखबारों के वेबसाइट्स पर। तभी उसे एक छोटा सा आर्टिकल मिला। 1997, दिल्ली के एक स्लम में अज्ञात आग लगने से 17 लोगों की मौत, वजह अब तक अनसुलझी। उसमें एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, जिसमें एक अधजली झोपड़ी और कुछ अंधेरे चेहरे दिख रहे थे। वीर की आंखें चौंधिया गई। उसने उस फोटो को जूम किया। पीछे की दीवार पर कुछ लिखा था, हम इंसान थे। अब शक नहीं था, वही मामला था, वही घटना। पर इतने सालों में किसी ने आवाज नहीं उठाई। सब कुछ दबा दिया गया। वीर को यकीन हो गया, अगर उसे कुछ करना है तो अकेले नहीं कर पाएगा। उसे किसी अपने की मदद चाहिए। उसने सोचा और तुरंत अपने जिगरी दोस्त कबीर को फोन मिलाया। कबीर एक लोकल पत्रकार था, जो सच्चाई के लिए लड़ने में विश्वास करता था। फोन उठाते ही वीर ने कहा, कबीर, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुनकर तुझे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन तू मेरी बात पूरी सुन, बस एक बार। कबीर ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, बोल भाई, तू परेशान लग रहा है। वीर ने उसे पूरी कहानी सुनाई। मौन रात, शेखर की आत्मा, अनुपमा, कुआं, सुरंग, हड्डियां, ट्रस्ट और पुराना न्यूज आर्टिकल। कबीर कुछ देर चुप रहा। वीर, तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? मैं मजाक कर रहा होता तो डर के मारे कांपता नहीं होता। कबीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल सुबह मिल, हम साथ चलेंगे उस जगह। अगली सुबह दोनों बाइक से उस मोहल्ले में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वीर ने कबीर को वो कुआं दिखाना चाहा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कुआं था ही नहीं। उस जगह अब एक छोटा सा बाग था, और उस पर बोर्ड लगा था, शांति पार्क, उद्घाटन 2020, श्री केएल मेहरा, ट्रस्ट अध्यक्ष। वीर चिल्लाया, ये तो कल रात यही कुआं था। सुरंग थी, मैं खुद अंदर गया था। कबीर ने उसकी तरफ देखा। वीर भाई, यहां तो सिर्फ पार्क है, तू ठीक तो है? वीर का दिमाग झन्ना गया। क्या वो सब उसका वहम था? नहीं, नहीं, उसने देखा था, उसने सब महसूस किया था। लेकिन अब वो जगह ऐसे बदल दी गई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर तभी उसकी नजर पार्क की एक दीवार पर पड़ी। वहां काई जमी हुई थी, लेकिन कुछ उभरा सा दिख रहा था। उसने पास जाकर हाथ से मिट्टी साफ की। वहां कुछ लिखा था, हम अब भी मौन हैं, पर तेरे साथ है। वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फौरन कबीर से कहा, चल, हमें उस ट्रस्ट ऑफिस जाना होगा, शांति कुंज वेलफेयर ट्रस्ट। ये सब वहीं से शुरू हुआ है। कबीर ने थोड़े शक से कहा, ठीक है, चल देखते हैं। दोनों सीधे उस ऑफिस पहुंचे
जो अब एक आलीशान बिल्डिंग में बदल चुका था। रिसेप्शन पर एक महिला ने उन्हें रोका। हाँ जी, किससे मिलना है? वीर बोला। हमें श्री के एल मेहरा से मिलना है। महिला ने कंप्यूटर चेक किया, फिर कहा, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, अभी वो किसी से मिल नहीं सकते। वीर ने जोर देकर कहा, हम पत्रकार हैं, बहुत जरूरी जानकारी है उनके लिए। महिला थोड़ी हिचकिचाई, फिर अंदर गई। कुछ ही मिनटों में 2 बड़े सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ गए। एक ने कहा, साहब अभी नहीं मिल सकते, आप लोग जा सकते हैं। वीर ने गुस्से में कहा, हमें पता है उन्होंने 1997 में क्या किया था। हमें पता है मौन रात का सच। गार्डों के चेहरे अचानक सख्त हो गए। एक ने धीरे से कहा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चलो यहां से। वीर और कबीर को धक्का देकर बाहर कर दिया गया। कबीर अब पूरी तरह यकीन कर चुका था, कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वापस रास्ते में वीर बोला, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं हर जगह ये सच फैलाऊंगा। ब्लॉग लिखूंगा, वीडियो बनाऊंगा, न्यूज पोर्टल्स को भेजूंगा। कबीर ने कहा, लेकिन पहले हमें सबूत चाहिए। वो नहीं होंगे तो लोग मानेंगे नहीं। हमें उस सुरंग की असली लोकेशन ढूंढनी होगी। उस कुएं के और निशान मिलेंगे कहीं ना कहीं। वीर की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। लेकिन तभी उसकी जेब में रखा फोन फिर वाइब्रेट करने लगा। मैसेज था, अब भी जिंदा है तू? ठीक है, लेकिन अगली मौन रात दूर नहीं है। वीर ने कबीर को फोन दिखाया। अब बात किसी प्रेत या आत्मा की नहीं थी। अब बात थी कि मौन रात के पीछे का शैतान कौन है और वो कितना जिंदा और ताकतवर है। वीर और कबीर दोनों अब हर हाल में सच्चाई उजागर करने के लिए तैयार थे। उन्हें मालूम था कि अगली मौन रात बहुत पास है और उसके पहले अगर उन्होंने सबूत नहीं जुटाए तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वीर ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो खुद उस रात का सामना करेगा। कबीर ने अपने कुछ भरोसेमंद पत्रकार दोस्तों को भी इस रहस्य में शामिल किया। उन्होंने एक टीम बनाई, कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, ड्रोन और पुराने नक्शों के साथ पूरी तैयारी की। वीर ने वो पुराना मोहल्ला दोबारा छान मारा। दीवारों पर उभरे निशान, मिट्टी में दबे कंकाल के टुकड़े और पुराने श्मशान से जुड़े कागजात, हर छोटी बात दर्ज की। उन्होंने पता लगाया कि जिस जमीन पर अब शांति पार्क बना है वो पहले एक झुग्गी बस्ती थी और उसे जलाकर साफ कर दिया गया था। सरकारी रिकॉर्ड में भी इस घटना को अज्ञात आग बताया गया था। लेकिन जमीनी गवाह अब नहीं बचे थे, या तो मारे जा चुके थे या डर के मारे गायब। फिर भी कबीर ने एक बूढ़े आदमी का इंटरव्यू लिया। नाम था रघुवीर, जो पहले वही रहता था। कांपती आवाज में उसने कहा, हमारे बच्चे रोते रहे, चीखते रहे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, सब मौन थे। जो उस रात बोले वो अब नहीं रहे। ये एक बड़ा बयान था और वीर ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मौन रात अब बस 2 दिन दूर थी। वीर और कबीर ने तय किया कि उस रात वो फिर से उसी जगह पर जाएंगे, इस बार पूरी टीम के साथ, और सब रिकॉर्ड करेंगे। उन्हें एक पुरानी सुरंग का नक्शा भी मिला जो बस्ती के नीचे से गुजरती थी। शायद वहीं से आत्माओं की चीखें आती थी, वहीं से उनका दर्द अब तक जिंदा था। अंततः वो रात आ ही गई। फिर वही चमकता पूरा चांद, फिर वही अजीब सी ठंडी हवा, और पूरा मोहल्ला धीरे धीरे शांत होता चला गया। लोगों के घरों की बत्तियां एक एक कर बुझने लगी, जैसे किसी ने पूरी कॉलोनी को बंद कर दिया हो। वीर, कबीर और उनकी टीम पहले से ही अंदर थे। कैमरे चालू, माइक्रोफोन एक्टिव और हर कोना रिकॉर्ड हो रहा था।
सबने ईयरबड्स पहने ताकि वो खुद के शोर से बच सकें। 12 बजते ही अजीब सी हरकतें शुरू हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, हवा में बर्तनों की आवाजें गूंजने लगी और एक अजीब सी गंध चारों ओर फैलने लगी, जैसे कुछ जल रहा हो। वीर ने देखा कि कैमरे में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आंखों से कुछ नहीं। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन में एक धुंधली परछाई आई। एक बच्चा जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। बच्चा सिर्फ एक शब्द कह रहा था, जलाओ, उन्हें भी जलाओ। वीर कांप उठा। कैमरा झूमने लगा, लाइट्स फड़कने लगी और एक एक कर पूरी टीम गायब होने लगी। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं, सब अचानक मौन हो गए। वीर ने कबीर को पकड़कर कहा, कुछ ना कुछ बोलते रहो, नहीं तो हम भी। कबीर ने तेजी से माइक में बोलना शुरू किया, हम यहां सच जानने आए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी बात दुनिया तक पहुंचाएंगे। तभी एक जोरदार चीख ने पूरा मोहल्ला हिला दिया। कुएं वाली जगह की मिट्टी फटने लगी और जमीन के नीचे से आग की लपटें उठने लगी। उस आग में अधजले शरीर, हाथ पांव, बच्चे और औरतों की रूहें घूम रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वीर घुटनों के बल गिर गया, माफ कर दो, हम चुप थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। आग अचानक ठंडी हो गई, परछाइयां लौटने लगी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया। सन्नाटा गहराया। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, अगर अब भी मौन रहे तो अगली बार तुम्हारी बारी होगी। सुबह की पहली किरण के साथ वीर और कबीर अकेले बाहर आए। पूरी टीम गायब थी, बस कैमरा पड़ा था, रिकॉर्डिंग चालू थी। वीर ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और फुटेज चेक की। हर चीज रिकॉर्ड हुई थी, परछाइयां, आग, चीखें, सुरंग, रूहें और उस बच्चे की आंखें। वीर और कबीर ने उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वीडियो न्यूज में चला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकार को जांच बैठानी पड़ी, ट्रस्ट पर केस चला और श्री के एल मेहरा गिरफ्तार हुआ। जांच में निकला कि बस्ती को जानबूझकर जलाया गया था ताकि उस जमीन पर हाई-राइज सोसाइटी बनाई जा सके। जिन 17 लोगों की जान गई थी, उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला था, लेकिन अब 27 साल बाद उनके लिए आवाज उठी। वीर ने उस रात की रिपोर्ट एक किताब में लिखी, मौन रात। आज भी वो किताब लोगों को चेतावनी देती है, हर जुल्म का जवाब जरूरी है, वरना एक दिन वो मौन तुम्हें निगल जाएगा। और उस मोहल्ले में अब भी हर साल पूर्णिमा की रात लोग अपने घरों में दिए जलाकर धीरे धीरे भजन गाते हैं, ताकि कोई आत्मा फिर मौन न हो। लेकिन कहते हैं, अभी कभी कभी उस पार्क में रात को एक बच्चा दिखता है और फुसफुसाता है, तुमने देर कर दी। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर या सस्पेंस किस पल में महसूस हुआ। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।